अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो आज के समय में सबसे पहले जो लोगों के दिमाग में आता है वो है म्यूचुअल फंड। कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। और म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आते हैं और आपके पास कोई नॉलेज नहीं है या फिर आप बिगिनर लेवल पे हैं, तो ये जो म्यूचुअल फंड होता है ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि अगर आप स्टॉक्स में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारी एनालिसिस की जरूरत होती है, बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में आते हैं तो यहाँ पर क्या है कि रिसर्च तो यहाँ भी करना पड़ता है, एनालिसिस यहाँ भी करना पड़ता है, लेकिन उतना नहीं करना पड़ता जितना कि स्टॉक्स में करना पड़ता है। और यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिल जाता है वो इक्विटी वाला रिटर्न मिल जाता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड इस समय लोगों की पहली पसंद बनी हुई है इन्वेस्टमेंट की। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे टिप्स के बारे में, फिर 5 ऐसे स्टेप्स के बारे में कि जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो अगर हम बात करें अपने सबसे पहले पॉइंट की, तो यहाँ पर ये है कि इवेल्युएट योर रिस्क प्रोफाइल एंड योर एक्सपेक्टेशंस। यानी कि आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है, यानी कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स क्या है। देखिए, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 25%, 30% तक का एनुअल रिटर्न जो है कंसीडर कर लें। देखिए, ऐसा जो है म्यूचुअल फंड में नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है, वो भी बहुत कम सेक्टर्स में कह सकते हैं, बहुत कम म्यूचुअल फंड्स में होता है। तो आप उसकी तरफ ना जाके आप ये देखिए कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है, यानी कि आप रिस्क लेने की आपकी क्षमता क्या है, तो उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट करें। अब मान लेते हैं कि आपकी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है और आप चाहते हैं कि आप उस गोल को 10 या 15 साल, 20 साल ऐसे जो है अचीव करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर 10 साल का आपका गोल है, तो अगर आपका जो रिस्क एपेटाइट है अगर वो हाई है, यानी कि आप हाई रिस्क ले सकते हैं, तो देखिए वहां पर क्या है कि आप जो है इक्विटीज में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो इक्विटी फंड्स होते हैं, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं अगर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो लो है, तो आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को 15 साल बढ़ा सकते हैं, मतलब 10 साल से 15 साल कर सकते हैं। और अपना जो आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आपको डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन सब चीजों को जरूर जो है आपको कंसिडर करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपका रिटर्न होगा वो आपके एक्सपेक्टेशन से हिसाब से मिलने वाला है। और दूसरी चीज कि जो आपका रिस्क प्रोफाइल है उसको जरूर एवेल्युएट कीजिए कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर हम बात करें अपने दूसरे पॉइंट की, तो हमारा दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। अब देखिए क्या होता है कि आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप अपना पूरा पैसा किसी एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर किसी एक ही म्यूचुअल फंड एएमसी यानी कि जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है, एक्सिस म्यूचुअल फंड, तो जो एसबीआई हो गया ये आपका म्यूचुअल फंड हाउस हो गया जिसको हम एएमसी बोलते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि अपना पूरा पैसा किसी भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें या फिर किसी भी एक एएमसी में इन्वेस्टमेंट कर दें। देखिए, आप जो है डाइवर्सिफाई करके रखिए। अगर आपका देखिए मीडियम रिस्क है तो आप कुछ पोर्शन इक्विटीज में डाल के रखें, कुछ पोर्शन अपना जो है डेट फंड्स में डाल दें, कुछ फंड्स अपना बैलेंस फंड में डाल दें, कुछ फंड लिक्विड फंड्स में डाल दें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे करना है। लेकिन अपना जो इन्वेस्टमेंट होगा, तो अपना इन्वेस्टमेंट आप जो करने जा रहे हैं उसको डाइवर्सिफाई करके रखें। एक फंड में ही सारा पैसा लगा देंगे, अगर वो फंड जो है फ्लॉप हो गया या फिर जो है अच्छे रिटर्न नहीं दिया, तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। अगर आप अपने रिटर्न को अच्छा जो है पाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि अगर आपका कोई भी फंड अगर नहीं चलता है तो दूसरे फंड आपको रिटर्न दे देंगे, तो जिससे आपका रिटर्न एवरेज आउट होकर वहां पर आपको रिटर्न मिल जाएगा। और दूसरी चीज आप ये ध्यान रखिए कि आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट ना करें। एक म्यूचुअल फंड एएमसी अगर हम बात करें, जैसे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, तो आप ये मत करें कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर ही अपना जो है स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट हो गया, लार्ज कैप में हो गया, मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, सारा कुछ जो है आप एक्सिस में ही कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले कुछ न्यूज आती थी कि जो ये एएमसी इन्होंने जो है कुछ पैसे के लिए वो कर दिया, बहुत सारी चीजें थी, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। ऐसा नहीं है कि आपका वो पैसा कहीं चला जाएगा, लेकिन फिर भी सेफ साइड में जाने के लिए आप जो है कुछ पैसा एसबीआई के एएमसी में डाल सकते हैं, कुछ पैसा एक्सिस के जो है एएमसी में डाल सकते हैं, कुछ पैसा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एएमसी में डाल सकते हैं। जो फंड जिस भी एएमसी का ज्यादा अच्छा हो आप जो है रिसर्च कर लीजिए, जो है उसके बाद फिर अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम बात करें अपने फोर्थ पॉइंट की, तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है सिलेक्शन ऑफ द स्कीम, कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि सेक्टर्स हैं,
IT सेक्टर्स हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑयल सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, मतलब ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे सेक्टर आ जाते हैं। लेकिन अब इनमें से आपको कौन सा चूज करना है, ये बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम होती है सबको। और देखिए इनमें से भी अगर आपने मान लेते हैं IT सेक्टर चूज भी कर लिया, तो IT सेक्टर में ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, SBI का टेक्नोलॉजी फंड है, टाटा डिजिटल इंडिया फंड है। तो देखिए यहाँ पर आप जाइए और इनके जो रिव्यूज होते हैं, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में भी अवेलेबल हैं, मैं भी बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो फंड्स हैं उनके रिव्यू करता हूँ। तो आप देखिए उनका कंपेयर करके देखिए कि इनमें जो है रिटर्न कैसा रहा है और वो आपके हिसाब से कौन सा सुटेबल होगा, कौन कौन से उनके अंदर स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स में कितना ज्यादा एक्सपोजर है उस फंड का, और उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, और उनके जो फंड मैनेजर है वो अगर पिछले साल से काफी रिटर्न देते आ रहे हैं या फिर उनके फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और ये भी आप ध्यान रखिए कि डायरेक्ट फंड्स में जो है आप प्रेफर करिए, रेगुलर फंड्स में आप ना जाएं तो डायरेक्ट फंड्स में आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो फिर आपको जो म्यूचुअल फंड स्कीम होगी वो फाइंड आउट करने में काफी मदद हो सकती है। तो देखिए इसके पहले मैंने थर्ड पॉइंट बताया था, अभी ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट ये हमारा कि SIP वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट। अब देखिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहां पर दो तरीके से मेजरली इन्वेस्टमेंट होते हैं। SIP का इन्वेस्टमेंट होता है यानी कि आप थोड़ा थोड़ा हर महीने इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। लमसम का इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आप एक साथ बहुत सारा पैसा किसी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, तो ये होता है लमसम में। मैंने एक वीडियो बनाया था SIP वर्सेस लमसम का, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो अगर मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है कि SIP आपके लिए बेटर हो सकता है कि जो लमसम है वो आपके लिए बेटर हो सकता है। तो देखिए SIP और लमसम में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो अगर आप किसी भी इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वहां पर आपका रिस्क काफी बढ़ जाता है। अब देखिए ऐसा इसको एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं कि अभी जब मार्केट 18,600 गई थी अभी 3-4 महीना पहले, अभी तो मार्केट 16,000 के आसपास चल रही है। तो उस समय आप मान लेते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए था, आपने 10 लाख रुपए पूरा जो है म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब देखिए वो 18,600 पे आपने डाला, तो अभी देखिए आप कम से कम 20% निगेटिव में चल रहे होंगे, आपका पोर्टफोलियो करीब 2 लाख माइनस में होगा। तो आप ये सोचिए कि अगर यही इन्वेस्टमेंट आप SIP के थ्रू करते जाते, यानी कि आप 20,000, 25,000, 30,000 का जो SIP इन्वेस्टमेंट करते जाते, तो वो आपका एवरेज आउट हो जाता, क्योंकि आपका 18,600 पे इन्वेस्टमेंट होता, 17,000 पे भी होता, 15,500 तक भी मार्केट आई थी वहां पर भी होता, 16,000 पे भी होता। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो रिटर्न है वो एवरेज आउट हो जाता। तो इसीलिए अगर आप जो है लमसम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पूरा पैसा इक्विटीज में बिल्कुल मत डालिए। आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको लिक्विड फंड्स में डाल दें। लिक्विड फंड से फिर एक STP का प्रोसेस होता है, एक आप कोई अच्छा सा इक्विटीज फंड चूज कर लीजिए, तो आपका जो लिक्विड फंड है उसमें से कुछ अमाउंट आपके दूसरे जो फंड्स में SIP के, जैसे SIP होता है वैसे ही होता है, बस वो लिक्विड फंड से एक फंड से दूसरे फंड में आपका पैसा ट्रांसफर होता है, उसको STP बोलते हैं। तो आप ये भी प्रोसेस कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो जो है बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर लमसम में जाते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो होराइजन होना चाहिए वो लंबा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट कहीं से भी कुछ खराब हो गई तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके रिटर्न पे जो इफेक्ट काफी अच्छा पड़ सकता है। और देखिए अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी बहुत डाउन हो गया, जैसे अभी मार्केट 15,000 तक आई थी, तो अगर आपको लगता है कि 15,000 मार्केट बहुत डाउन है तो यहाँ पर आप जो है लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो सभी लोग जो है मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, मार्केट को बहुत रेयरली आप पकड़ सकते हैं कि अभी जो है मार्केट वैल्यूएशन सही है। तो इन सबसे बचने के लिए आप SIP का मीडियम चूज करें तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम बात करें अपने लास्ट पॉइंट की, तो देखिए लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिव्यू भी करना होगा, उसको रीबैलेंस भी करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप 10 साल के लिए उसको भूल जाइए। देखिए ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब ये भी आप देखिए कि उसके फंड मैनेजर चेंज हो गए, उनका एक्सपेंस रेशियो काफी चेंज हो गया, और जो है उनके जो स्टॉक्स है वो काफी चेंज हो गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो रिटर्न नहीं दे रहा है पिछले कुछ समय से, तो आप उससे स्विच करके कोई दूसरे उसके फंड में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अब ये भी देखिए कि मान लेते हैं कि आपने जितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया था कि आपको मान लेते 15% का रिटर्न आपको चाहिए था, आपको रिटर्न 20 से 22% का मिल गया, तो वहां पर भी आप उस प्रॉफिट को जो है ले लीजिए। प्रॉफिट लेने के बाद आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि हो सकता है वो म्यूचुअल फंड फिर से डाउन हो जाए। तो आप ये भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो रिटर्न है वो आपको काफी ज्यादा जो है बढ़ सकता है अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो। लेकिन जो मैंने भी बताया कि अपना जो रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद अपना रीबैलेंस कर लीजिए, मतलब एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में आप शिफ्ट कर जाए।
देखिए इसके लिए सबसे पहले आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो टैक्सेशन होता है वो टैक्सेशन कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके से टैक्सेशन होता है। एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप 6 महीने से साल भर के अंदर अगर आप जो है इक्विटीज फंड्स को अगर आप बाई या सेल करके देते हैं, मतलब अपना पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, तो वहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है जो कि 15% तक का है। तो इसीलिए आप इन सब चीजों को ध्यान में रख के कि आपको जो टैक्सेशन होगा वो किस तरीके से लगने वाला है, चीजों को ध्यान में रख के ही जो है स्विच करिए एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में। और देखिए मैंने जो अभी ये 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन 5 पॉइंट्स को अगर आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो 2-3-4% तक भी ज्यादा हो सकता है, जो कि आपके रिटर्न पे काफी इफेक्ट पड़ सकता है अगर आप ओवर द लॉन्ग पीरियड जाते हैं। देखिए अगर आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन होता, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं वहां पर आपका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और देखिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा है, वहां पर आप जाके अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।